तो इस वीडियो में बात करते हैं हम रिएक्ट जेएस के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो थोड़ा डिमांडेड भी था। मैंने जो पोल पूछा था उसमें रिएक्ट जेएस और AWS दोनों पे क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में बात करेंगे AWS के बारे में। इसमें बात करते हैं रिएक्ट जेएस क्या चीज़ है, कैसे आप 0 से 100 जाएंगे एंड क्या कुछ करना होता है, क्या कुछ नहीं करना होता, कितनी क्या सैलरी होती है, वो सब के बारे में बात करते हैं। माय नेम इज मेहुल, आई एम नॉट एन एक्स गूगल, आई एम नॉट एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट, आई एम द फाउंडर ऑफ कोडडैम। एंड इस वीडियो में स्टार्टिंग से बात करते हैं अबाउट रिएक्ट जेएस, ये क्या चीज है, क्या सारी चीजें होती है अबाउट दिस एंड क्या क्या आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि अब रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या सैलरी कंपोनेंट होते हैं, या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आप क्यों पढ़ रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस अगर सैलरी मोटिवेशन है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फुल स्टैक में 15 से 25 LP ये जो मैंने बोला था, दैट वाज फॉर समबडी हु इज रियली गुड, है ना। क्योंकि बात ये है कि मेरे को उस बारे में बात करना पसंद नहीं है कि भाई तुमने बस जस्ट सीख लिया, जस्ट कुछ भी नौकरी लग गई तो उसमें आपकी कितनी सैलरी लगेगी। उसमें तो भाई कुछ भी लग सकता है, आपकी 2 लाख पर आनम भी लग सकती है, 5 भी लग सकती है, 7 भी लग सकती है, हो सकता है लगे ही ना बहुत सारों की, तो क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे अगर। तो यहां पर भी मैं वही बात कर रहा हूं, वो लोग जो कि एक्चुअल में अच्छे हैं, जिनको रिएक्ट समझ आ गया, जिनको फ्रंट एंड समझ आ गया। ये रिएक्ट जेएस नहीं है एग्जैक्टली, ये फ्रंट एंड मानो इसको, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट तो बहुत एक मतलब एक चीज है, आपको और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो ये रिएक्ट जेएस नहीं है, ये फ्रंट एंड की सैलरी अगर आप मानो तो मतलब अगर आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपको पता है फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें क्या क्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तब भी आपकी करीब करीब फुल स्टैक जितना ही है। मतलब आप 10 LPA से 18 या 20 भी मान लो, इतना तो आपको इजीली मिल सकता है किसी भी अच्छे स्टार्टअप में। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इजी है, डिफरेंस है, इजी नहीं है, इजीली है, इजीली मिल जाएगा गिवन कि यू आर गुड एंड जो आप कंपनी पे जा रहे हो वो कंपनी हैज मनी। मनी का मतलब उन्होंने राउंड रेस करा हुआ है, कुछ प्री सीड, सीड राउंड, आप मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड इंजीनियर हो, सीरीज A राउंड रेस करा हुआ है, आप 5th 10th इंजीनियर हो, आप केपेबल हो, यू आर गुड, वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। एंड उनको फ्रंट एंड डेवलपर्स की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई उनको 10 लाख देने में। अगर कोई एक सीड कंपनी, प्री सीड, सीड कंपनी जिसके पास 3 मिलियन का राउंड है, सीरीज है जिसके पास 10 मिलियन का राउंड है, 3 मिलियन आपको पता कितना होता है? 3 मिलियन होता है करीब 24 करोड़, 24-25 करोड़। जिस कंपनी के पास इतना पैसा है ना, अगर आप एक्चुअल वैल्यू ला रहे हो टेबल पे, उनके लिए 18 लाख एक साल का कुछ नहीं है। एक डेवलपर दुनिया बदल सकता है। आप जैसा डेवलपर अगर उनकी कंपनी में काम कर रहा है, आपने उनका रोड मैप बदल दिया, सपोज कि आप इतने इतने एक्सेप्शनल हो, इतने डेवलपर अच्छे हो, आपको क्या लगता है उनको फर्क पड़ेगा? 18 लाख आपको मिल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसकी डेफिनेशन तभी है जब ये तभी होगा जब आप अच्छे हो, ठीक है। तो अब आप बात कर लेते हैं इस वीडियो में आगे कि आप अच्छे बनोगे कैसे। बट उससे भी पहले ये देखते हैं कि ये रिएक्ट जेएस चीज क्या है, उसके बाद हम आते हैं कि आप कैसे अच्छे बनोगे। तो पहली चीज तो ये कि आप रिएक्ट जेएस के बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझिए कि ये चीज आई कैसे और आई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्ट जेएस जो एक टेक्नोलॉजी है, ये बनी थी शायद 2013 या 14 में, किसी एक साल में रिलीज हुई थी, बट इसको बहुत टाइम हो गया, 8, 9, 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट रिलीज के। ये टेक्नोलॉजी बनाई थी फेसबुक ने, ठीक है। अब फेसबुक जैसी कंपनी ने टेक्नोलॉजी क्यों बनाई, उस पर हम बात करते हैं। फेसबुक एक बड़ी कंपनी उस टाइम भी थी और अभी भी है। उस टाइम फेसबुक ने देखा कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट जैसे facebook.com है उनकी वेबसाइट, वहां पर उनको कुछ ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी मैनेज करने में या कोई चीजें करने में, वेबसाइट पे अपडेट्स लाने में, वो उसके बारे में हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने कहा यार हम मार्केट में देख रहे हैं अभी कोई बढ़िया सॉल्यूशन तो हमें दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, है ना। उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या नाम दिया? रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस बनाई फेसबुक ने आउट ऑफ इट्स ओन नीड, ठीक है। तो ये इंटरनल टूल था एक तरह से फेसबुक का, इसको इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया क्योंकि इनको लगा कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चीज तो बहुत कॉमनली यूज भी हो सकती है। इसलिए फेसबुक ने कहा कि हम इसको कर देते हैं ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स कर दिया, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी हो गई पॉपुलर, क्योंकि फेसबुक के डेवलपर्स ने, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, स्पेक लिखा, सब कुछ करा, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें, कॉमन पैटर्न्स जो बहुत प्रॉब्लमैटिक होते थे उनके बारे में बात करी, उनको एड्रेस करा इस लाइब्रेरी के थ्रू, एंड वो सबको समझ आई, वो चीजें सबको समझ आई कि हाँ ये चीज तो बढ़िया है। तो अब बात करते हैं कि ये चीजें क्या थी और ये मतलब रिएक्ट जेएस एक्चुअली सॉल्व क्या करता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा टच अपॉन करते हैं। तो अगर आप देखो, आप एक नॉर्मल वेबसाइट देखो, सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, इस पे मान लो कि आपके पास एक ये बटन है, ठीक है। जब भी आप इस बटन को क्लिक कर रहे हो तो यहां पर एक लाइन आ रही है हेलो वर्ल्ड लिखी हुई, ठीक है।
आपने इसको क्लिक एक और बार करा, एक और बार लाइन आ गई हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपने एक और बार क्लिक करा, एक और बार लाइन आ गई हेलो वर्ल्ड। तो अब आप इसको नॉर्मल, अगर आपको मैं सिर्फ बोलूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको यूज़ करना है तो आप कैसे लिखोगे? आप पहले तो ये बटन तो बना ही लोगे HTML में, है ना, वो तो सबको आता है। उसके बाद आप इस पर कुछ ऐसा लिखोगे, आप लिखोगे कॉन्स्ट बटन इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बटन। ठीक है, फिर आप इस पर अटैच करोगे एक इवेंट लिसनर, क्लिक, उस पर क्या होगा, उस पर कुछ होगा, उस पर फिर आप एक बनाओगे पैराग्राफ टैग, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट P टैग। फिर आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट नोड बनाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, जो भी मतलब पूरा कोड नहीं लिख रहा मैं, उसमें आएगा हेलो वर्ल्ड। फिर आप क्या करोगे, P डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट, एंड फिर आप करोगे, सपोज इस कंटेनर का ID है आउटपुट, कुछ भी ऐसा। ठीक है, फिर आप करोगे div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, div डॉट अपेंड चाइल्ड P। ठीक है, तो इतना सारा झमेला हुआ और इससे अब ये कोड चल जाएगा। अब यहाँ पर आपने करा क्या है, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने पूरा कोड लिखा दो चीज़ों पे, एक तो कि आपको क्या करना है और एक आपको कैसे करना है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस समझो। आपको क्या करना है, आपको P टैग्स डालने हैं, है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर डालने हैं, उनमें टेक्स्ट नोड होना चाहिए, ये स्पेसिफिक चीज़, करेक्ट। आपको ये क्या करना है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बात करी। अब सेकेंड चीज़ है कि आपको कैसे करना है। सपोज आपने ये एक कोड लिखा, अब मैं आपको इसका एक सेकेंड वेरिएशन दिखाता हूँ जिसमें आपने सिर्फ div, ये वाला जो div था ना, जो आउटपुट था, इसका इनर HTML सीधा म्यूटेट कर दिया। ये सब करा ही नहीं, आपने कहा div डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, और फिर कोट्स में ये वाली P चीज, मतलब इसका एक वन लाइनर सॉल्यूशन एक तरह से, इनर HTML प्लस इक्वल टू, और फिर ये P टैग। ठीक है, ये भी चल जाएगा। इसमें अपने कुछ प्रो कॉन्स है, ये तेज है, मतलब एक वन लाइनर है, लेकिन इसमें मतलब वो आप एलिमेंट्स नहीं बना रहे, तो एक तरीका ये है, और भी इसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो इस टाइप के कोड को हम कहते हैं इंपेरेटिव कोड। ठीक है, इंपेरेटिव कोड होता है जिसमें आप ये भी बताते हो कि आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स, एंड ये भी बताते हो कि आपको कैसे करना है ना। रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट कहता है कि भाई ये सब तो बहुत बेकार काम है, मतलब आप अपना फोकस रखो इधर व्हाट पे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी रखो व्हाट पे, कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप एक बात खुद सोचो, आपका जो यूजर है, जो यूज कर रहा है ये वाली एप्लीकेशन, उसको तो सिर्फ यही फर्क पड़ता है ना कि मैं बटन दबा रहा हूं और हेलो वर्ल्ड आ रहा है। उसको जो दिख रहा है उसको उससे फर्क पड़ता है। अब आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो बैकएंड में, बैकएंड मतलब वही हो गया कि बैकग्राउंड में, वो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आपका यूजर क्या है, आपका यूजर फोकस्ड है इधर, और आप फोकस्ड हो एज अ डेवलपर दोनों जगह, क्योंकि आपको वो तो करना ही है जो आपको यूजर को कराना है, बट आपको ये भी देखना है कि वो यूजर कैसे कर, मतलब इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इसको थोड़ा सा हटा देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिएक्ट का कोड जो होता है वो डेक्लरेटिव होता है। ये दो वर्ड आपने शायद अगर नए सीखे हैं तो लिख लो इनको कहीं। एक वर्ड है इंपेरेटिव कोड, एक वर्ड है डेक्लरेटिव कोड। डेक्लरेटिव कोड की मतलब होता है कि ऐसा कोड जो कि जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है वो रिएक्ट हैंडल करेगा। मतलब ये डिव एलिमेंट कैसे आएंगे स्क्रीन पे, कैसे चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब रिएक्ट इंटरनली हैंडल कर लेगा। डेक्लरेटिव कोड में आप सिर्फ ये बताओगे कि मेरे को क्या करना है। आपको लगेगा ये तो जादू हो रहा है, ये तो मतलब ये कैसे पता चल रहा है उसको। तो डेक्लरेटिव कोड कोई जादू नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ये वाला जो सारा बॉयलर प्लेट चीजें हैं ना, जो बेसिक बॉयलर प्लेट चीजें हैं, डॉम, मैनिपुलेशन, म्यूटेशन, वो सब हट जाता है। तो रिएक्ट एक अपनी लेयर प्रोवाइड करेगा फॉर यू टू कंप्यूट ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है टेक्निकली स्पीकिंग, जैसे अगर आप इस बटन को क्लिक कर रहे हो, आपने एक बार क्लिक करा तो एक लाइन आई, दो बार आपने क्लिक करा तो दो लाइन आई, तीन बार क्लिक करा तो तीन लाइन आई। तो अगर आप इसको सोचो, एक बार ध्यान से सोचो, तो यहां पर जितनी लाइन्स आ रही हैं वो एक काउंटर में भी तो स्टोर हो सकती है ना। सपोज वो काउंटर की वैल्यू 0 है तो कोई लाइन नहीं है, वही आपने बटन क्लिक करा तो वो काउंटर 1 हो गया तो एक लाइन आई, एक और बार आपने क्लिक करा तो काउंटर 2 हो गया, दो लाइन आई, एंड सो ऑन, है ना। तो रिएक्ट क्या कह रहा है कि भाई आप कुछ ऐसा कोड लिख दो जिसमें आप सपोज एक काउंटर मेंटेन कर रहे हो, और फिर जितने काउंटर हैं उतने आपको डिव चाहिए या उतने आपको पैराग्राफ चाहिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है स्क्रीन पे, कौन सा जा रहा है, कौन कैसे दिख रहा है, उसमें कंटेंट क्या है, मतलब आप भी करोगे हैंडल, बट जो अंडरलाइन काम है, माउंटिंग, अनमाउंटिंग,
APIs, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये सब आप नहीं लिखोगे। आप बेसिक रिएक्ट कोड लिखोगे जिसमें आप स्टेट के साथ काम करोगे। स्टेट मतलब वही हो गया, मतलब स्टेट समझते हो ना, एक स्टेट मतलब एक कंपोनेंट के अंदर वो अभी किस पोजीशन में है, क्या हो रहा है उसके अंदर, उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये रिएक्ट का एक फंडा है, एक बेसिक फंडा ये है कि आप बताओ कि क्या करना है, आप ये मत बताओ कि कैसे करना है। तो यही सेम कोड जब आप रिएक्ट में लिखोगे ना, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी के लिए, बट सपोज आपने कुछ ऐसा लिखा, यूज स्टेट 0, ठीक है, ये आपका एक काउंटर वेरिएबल हो गया कि कितने ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ कोड। फिर रिएक्ट में आप बस ये लिखोगे, ये बस मैं थोड़ा सा टेक्निकली कोड करेक्ट रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए बस ये है कि हेलो वर्ल्ड आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक काउंटर बनाया। ठीक है, और जितना भी वो काउंटर है, ये बस एक तरीका है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट में एक तरीका है। अगर यहाँ पर 5 है तो ये 5 का एक एरे बना देगा। ठीक है, उस पर आपने मैप करा, ये जावास्क्रिप्ट है बेसिक, और वो 5 बार आपने रेंडर कर दिया। इसका कहने का ये तरीका है कि अगर ये 5 है तो यहाँ पर 5 पी आ जाएंगे, ये 6 है तो यहाँ पर 6 पी आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने एक बटन भी बना दिया जैसे यहाँ पर बनाया था ऑलरेडी, और इसके ऑन क्लिक पे आपने क्या कर दिया, बटन के ऑन क्लिक पे सेट काउंटर कर दिया आपने, काउंटर +1। ठीक है, जो पुरानी वैल्यू थी उससे 1 इंक्रीमेंट कर दी, और आपने कुछ नहीं करा, आपने ये सब कुछ नहीं लिखा। रिएक्ट को ऑटोमेटिकली पता है कि भाई काउंटर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुई, मेरे को एक कंपोनेंट री रेंडर करना है, मेरे को एक चीज दोबारा बनानी है। उसने बनाया, उसने अपडेट कर दिया, आपकी स्क्रीन अपडेट हो गई। ठीक है, सिंपल एज दैट। बहुत बेसिक चीज है रिएक्ट फंडामेंटली। अगर आप समझो, आप जो चीज यहाँ रिएक्ट में कर रहे हो वो आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। वही चीज फेसबुक ने भी रियलाइज करी। फेसबुक ने इंटरनली कुछ ना कुछ टूल्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ मैनेज करा होगा, उन्होंने कहा ये तो कचरा हो रहा है यहाँ पर, इससे बेटर हम कुछ ढंग का एक यूटिलिटी एक बार लिख लेते हैं, है ना। क्योंकि एक बार उन्होंने रिएक्ट लिख दिया, उसके बाद वो सिर्फ रिएक्ट में काम कर रहे हैं और मेंटेन रिएक्ट को कर रहे हैं, बाकी सारा कोड में सिंपल हो गया, है ना। तो आपको भी यही करना है। आप जावास्क्रिप्ट से कब इवॉल्व होते हो, जब आपको लगने लग जाए कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रही है भाई चीजें, अब तो मतलब 1000 चीजें मैं कर सकता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करूँ, कुछ बेटर यूज कर लेता हूँ ना, जिसमें ये सारा फालतू का काम अपने आप हो रहा है। माउंटिंग, अनमाउंटिंग, डॉम मैनिपुलेशंस, क्लिक लिसनर, सब कुछ चीजें अपने आप हो रही है। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि आप अच्छे कैसे बनोगे, अच्छे डेवलपर कैसे बनोगे रिएक्ट जेएस में। इसमें देखो, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, बहुत बेसिक से चलते हैं एकदम, और एक है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, टेक्निकलिटीज में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कोर्सेज हैं, उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट्स है कोडडैम पे, उसके लिए एआई भी है। आप एआई से पूछो, एआई से बात करो, उससे पूछो कि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, उससे पूछो कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, वो आपको बताएगा। आपको ये यूट्यूब वीडियोस पे पूरे टाइम नहीं वेस्ट करना, आप सीखने पे ध्यान लगाओ। कोर्स स्टार्ट करो, coddam.com/ai खोलो साइड में, और फिर स्टार्ट करो, फिर पूछो उससे, पढ़ो किसी कोर्स से, उससे पूछो, पढ़ो किसी कोर्स से, उससे पूछो। तो ऐसे काम करना है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट ये होता है, जैसे मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूं ना, सपोज फेसबुक है, जैसे फेसबुक का जो हेडर है, उसमें हेडर एक कंपोनेंट हो गया, उनकी जो फीड है एक सेंटर में, ये एक कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर जो एड्स आ रहे हैं वो एक कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर जो साइड बार है वो एक कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट इज एनीथिंग जो कि एक रिएक्ट के फाइल में है, ठीक है, एक फाइल में है जावास्क्रिप्ट में, और वो रीयूज हो सकता है एज अ डिफरेंट चीज। सपोज यहाँ पर फुटर है, ठीक है, जकरबर्ग ने सुबह उठ के कहा कि मेरे को फुटर पसंद नहीं आ रहा, तो लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंट को हटा देंगे, मतलब ये कंपोनेंट फिर दिखेगा नहीं। फिर उसने अगले दिन कहा कि मेरे को फुटर पसंद आ रहा है, तो क्या करेंगे, वो दोबारा इसको डाल देंगे, है ना। फिर वो अगले दिन उठा, उसने कहा कि मेरे को फुटर पसंद मेन पेज पे नहीं आ रहा, लेकिन सेटिंग्स पेज पे आ रहा है। तो कंपोनेंट का फायदा क्या है, क्योंकि एक फुटर एक कंपोनेंट है, आप इसको मेन पेज से हटा दो, सेटिंग्स पे डाल दो, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो ये है कंपोनेंट का एक डेफिनेशन, कि एक ऐसी रीयूजेबल यूटिलिटी एक वेबसाइट पे, भले ही वो हेडर है या कोई कार्ड है या कोई साइड बार है, कुछ भी हो सकता है, लूज डेफिनेशन है थोड़ी सी, बट उसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप एक क्लास बनाओ, दूसरा तरीका है आप एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। और ये क्लास और फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं जावास्क्रिप्ट के, जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग है उनको पता होगा कि क्लास एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ही होता है। ये एक सिंटैक्टिक शुगर है सिर्फ फंक्शन के लिए, लेकिन इतना डीप नहीं जाना, तो मैं आपको यहीं रोक देता हूँ। क्लास टेक्निकली फंक्शन होता है, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, बट ये सिंटैक्टिक शुगर ही होता है एट सम पॉइंट। आप जो चीज़ें क्लास में करते हो जावास्क्रिप्ट लेवल पे, वो कंपाइल डाउन हो सकता है फंक्शंस पे भी, बट रिएक्ट इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करता है। रिएक्ट के लिए क्लास कंपोनेंट बिल्कुल एक अलग चीज़ है, जिसमें अलग फीचर्स हैं, अलग चीज़ें हैं, सब कुछ अलग है, और फंक्शन कंपोनेंट्स बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, एक सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट वाली जो चीज़ है, ये अभी आपको नहीं करनी। क्यों नहीं करनी,
क्योंकि रिएक्ट का प्रेफर्ड तरीका अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स है आज के टाइम में, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्यों है? क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पहले थे 2013 से लेकर जब तक फंक्शनल कंपोनेंट्स में हुक्स नहीं आए थे। उसके बाद जब से हुक्स आए हैं तब से रिएक्ट कहता है कि हम फंक्शंस प्रेफर करेंगे। आपको क्लास बेस नहीं सीखना, ऐसा नहीं है, आप सीखो लेकिन बाद में, जब डिमांड हो, जब नेसेसरी हो तब सीखो। ऐसे नहीं कि आपने कोई रैंडम कोर्स उठाया, उसमें 10 घंटे का क्लास बेस कंपोनेंट का लेक्चर है, अब आप शुरू हो गए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आप सीख लोगे इसको, फिर आपको पता चलेगा भाई ये तो गलत चीज है, ये तो कोई यूज ही नहीं कर रहा आज के टाइम में, ये तो नए कोड बेसिस में है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं रहा, आप फालतू आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? इसलिए कोर्सेज भी ढंग से उठाने हैं। ऐसे नहीं कि 50 घंटे का, 1000 घंटे का कोर्स आपको बढ़िया दिख रहा है कि ये तो एक बढ़िया कोर्स होगा क्योंकि ये इतना लंबा है। नहीं, वो कोर्स लंबा है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि उसमें बहुत आउटडेटेड मटेरियल है जो आपको नहीं पढ़ना। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। तो इन चक्करों में मत पढ़ो, दिमाग लगाओ, ठीक है? दूसरी चीज आ जाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट पे। फंक्शन आपके पास सिंटैक्स दिख ही रहा है, इसमें दो चीजें आपको बता रहा हूं मेन, मतलब 95% रिएक्ट वो है, ठीक है? यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अब आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। आप जितने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, जो रिएक्ट डेवलपर्स भी बोलते हैं खुद को, जो कंटेंट बनाते हैं, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि उनमें से 70% को ये भी ढंग से नहीं पता होगा कि ये यूज स्टेट और यूज इफेक्ट एक्चुअल में ढंग से कैसे काम करते हैं। क्योंकि ये हुक्स जो है, हुक्स छोड़ो, हुक्स जनरली छोड़ो, मैं सिर्फ ये 2 हुक्स ही कह रहा हूं कि ये 2 हुक्स कैसे काम करते हैं नहीं पता होगा। आप इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, मेरे साथ करवाओ, किसी के साथ भी करवाओ, आई वुड वांट टू हैव अ डिस्कशन, बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये लोग समझते हैं भाई फंक्शन ही तो है, ये लो भाई 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, खत्म। यूज इफेक्ट कुछ फंक्शन ही तो है जो फायर हो रहा है जब कुछ डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये चीज नहीं है। रिएक्ट 18 एक बार आप खोल के देखो, रिएक्ट 18+ को पढ़ के देखो, उसमें 2-3 चीजें हैं, कॉन्करेंसी, रिएक्ट सस्पेंस। उसमें क्या होता है कि वो आपको डेवलपमेंट टाइम पे तो फोर्स भी करता है कि रीयूज इफेक्ट 2 बार फायर हो। आपको पता है वो क्यों होता है? नहीं पता, उन लोगों को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि यूज इफेक्ट 2 बार क्यों फायर होता है। क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज रिएक्ट सस्पेंस, जिसमें रिएक्ट कह रहा है कि हम आपका ट्री कभी भी सस्पेंड कर देंगे इन केस अगर यूजर का कोई इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया इन बिटवीन रिएक्ट सीपीयू जब यूज कर रहा है। तो ये थोड़ी एडवांस साइड चीजें है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग से सब कुछ समझो, और मैं आपको डरा भी नहीं रहा, बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि रिएक्ट जो है उसमें ये जो 2 चीजें हैं ना, कभी भी आपको लग रहा है कि आपको रिएक्ट बहुत अच्छे से आ गई, या आपको लग रहा है कि यार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू कर दो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं पता, ठीक है? तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये जो 2 हुक्स हैं, हुक्स क्या चीज होती है वो भी आप फंक्शनल कंपोनेंट जब आप पढ़ोगे कोडडैम के कोर्स में कहीं से भी तो आपको पता चलेगा। बट ये जो 2 हुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? इसके बाद एक और चीज होती है रिएक्ट में, यूज मेमो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको चीजें YouTube पे नहीं मिलेंगी। YouTube के इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट बनाते हैं वो उनको पता नहीं होता, क्योंकि ये चीजें सिर्फ उन्हीं को पता होती है जो कि काम कर रहे हैं कोड बेस में, जो कि लिख रहे हैं एक्चुअल कोड, है ना? तो यूज मेमो आपने यूज करा, ठीक है? ये भी एक हुक है। ये हुक आपको पता होना चाहिए, हुक क्यों, क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये हुक मोस्ट लाइकली आप कुछ टाइम में शायद लिखना बंद कर दो। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सिनेरियोज होंगे जहां पर आपको चाहिए, फिर भी चाहिए होगा, बट शायद इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस में नीड चली जाए, क्योंकि रिएक्ट एक कंपाइलर लॉजिक पे काम कर रहा है जिसका नाम है रिएक्ट फॉरगेट। ये चीजें आपको कहीं और नहीं पता चलेंगी, ये चीजें बहुत नहीं है, ये चीजें अभी शिप भी नहीं हुई है। ये आप गूगल करोगे, आपको गिटहब में RFCs डिस्कशंस वगैरह मिलेंगे, रिएक्ट फॉरगेट क्या चीज है। रिएक्ट फॉरगेट का एक टॉक भी आया था यूट्यूब पे, आई थिंक 1 साल पहले के अराउंड, 1-1.5 साल पहले, जिसमें वो जो डेवलपर है रिएक्ट जेएस की टीम का, वो बताता है कि ये रिएक्ट फॉरगेट मेमोइजेशन कैसे करेगा। तो यूज मेमो क्या है? एक मेमोइजेशन हुक है। मेमोइजेशन का क्या मतलब कि सपोज मैंने आपको बोला कि फिबोनाची सीरीज करते हैं आज कैलकुलेट, है ना? फिबोनाची क्या होता है? 1 1 2 3 5 8, मतलब बेसिकली नेक्स्ट नंबर जो है इन 2 का सम है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, फिर ऐसे सो ऑन, ठीक है? तो मैंने आपको कहा कि ऐसे 50th नंबर बताओ, तो पहली बारी में तो आप क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे खुद हाथ से, है ना? तो आपको सपोज लग गए 50 सेकंड। दूसरी बारी में आपको फिर से पूछूंगा कि 50th नंबर बताओ, तो आप कितने देर में जवाब दे दोगे? आप जवाब दे दोगे 0.1 मिलीसेकंड में, क्योंकि आपको याद है ना? ये जो आपने याद कर लिया, इसको कहते हैं मेमोइजेशन। कंप्यूटर से ये भी कर सकते हैं, खुद से भी, और रिएक्ट के अंदर ये है यूज मेमो, कि आपने कोई बड़ी सी वैल्यू कंप्यूट करी और उसको स्टोर कर लिया रिएक्ट हुक में, कि अब वो कंप्यूट अगर दोबारा चाहिए होगा
तो वो यूज मेमो को यूज कर लेगा अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई डिपेंडेंसी है जो चेंज हो गई, है ना। तो ये डिटेल्स, डिपेंडेंसी क्या है क्या नहीं है, ये सब बाद में पढ़ेंगे कोर्स के अंदर। अभी तो मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ एडवांस हुक्स भी होते हैं रिएक्ट में। एक होता है जैसे यूज रिड्यूसर, मतलब नॉट एग्जैक्टली एडवांस हुक्स नहीं है ये। एक यूज एक्सटर्नल स्टोर भी होता है, ये एडवांस है, ये आप यूज नहीं करोगे शायद कभी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये लाइब्रेरी ऑथर्स थोड़े ज्यादा यूज करते हैं, बट इनके बारे में पढ़ो। आपको लग रहा है कि मेरे को रिएक्ट आ गया, एडवांस स्टफ पढ़ना शुरू कर दो, आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता चलेंगी, है ना। बट ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसको पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको जनरली रिएक्ट में ये समझना है कि जैसे रिएक्ट में कोड लिखते कैसे हैं, जो कीज होती है, जैसे रिएक्ट में की, जो की एट्रीब्यूट है वो बड़ा की एट्रीब्यूट है। रिएक्ट की एक बढ़िया बात है ये, वो जो की एट्रीब्यूट लिखते हो आप, वो एक की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट का मतलब कि वो एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो ढंग से बोलते हैं, है ना। तो की एट्रीब्यूट के बारे में आप पढ़ो JSX के बारे में। ये जो JSX है ये एक तरीका है HTML जैसा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में लिखने का। बहुत सिंपल सी बात, HTML जैसे आप लिखते हो ना, जब आप रिएक्ट में कोड लिखते हो, मॉडर्न रिएक्ट में, तब आप HTML जैसा दिखने वाला कोड ही लिखते हो, लेकिन वो लिखते हो आप .js, .ts, .tsx इन फाइल्स में, ठीक है। वो आप क्यों लिखते हो? क्योंकि वो JSX एक सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड JSX, ये X का मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंडेड सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का जो HTML भी अलाउ करता है, लेकिन ये ब्राउजर्स को समझ नहीं आता, तो आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है इसके ऊपर, एक पार्सर चाहिए होता है जो इसको एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दे, है ना। JSX भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये प्योरली जावास्क्रिप्ट ही है मोटा मोटा। अगर आप इसको यूज करना शुरू करोगे आपको लगेगा कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ। मैप जैसे मैंने आपको वो, अच्छा इसमें अब लिखा नहीं हुआ, बट मैंने आपको मैप वाला सिंटैक्स में वो ब्रैकेट लगाए थे ना, दिखाए थे, वो JSX था एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इकोसिस्टम पे। रिएक्ट आपका हो गया, आपका रिएक्ट हो गया, आपको कोई और पढ़ा रहा है रिएक्ट में, कुछ और चीज बता रहा है, वो इंटरनल्स हो सकता है, वो एडवांस हो सकता है, बट आपका जो कोर रिएक्ट है ना, मेरे को तो बहुत ऑनेस्टली लगता है कि आधे लोगों को यही चीजें भी नहीं पता होती। उनको दुनिया जहां की चीजें पता होंगी, बट उनको ये समझ नहीं आएगा कि यूज इफेक्ट चलता कैसे है, मैं इसमें काउंटर कैसे बनाऊं, टाइमर कैसे बनाऊं, सेट टाइम आउट कैसे लगाऊं, यूज इफेक्ट फायर कब होता है, यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट, ये भी एक लेआउट इफेक्ट भी होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। बट सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन ना इन दो के अराउंड ही चलता है मोस्टली। मतलब इन दो क्वेश्चंस में मैं फंसा सकता हूं आप लोगों को। आप कह दो कि मेरे को मैं और कुछ नहीं जानता, मैं आपको यूज इफेक्ट, यूज स्टेट में ही सर्वर साइड रेंडरिंग में कैसे होता है, कैसे नहीं होता काम, उसी सब में फंसा दूंगा अगर आप ढंग से इसको पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है। इसके बाद जब आप रिएक्ट सीख लो तो एक ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ये बन जाता है कि आप Next.js को सीखो, ठीक है। Next.js क्या चीज है? Next.js सिंपली स्पीकिंग रिएक्ट के ऊपर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बस ये होता है जो थोड़ा सा आर्म्स लोडेड कुछ बैटरी बूटरी लगा देता है, जैसे बैटरीज लोडेड हम बोलते हैं ना कि बैटरीज लोडेड दिस दैट। इसका मतलब ये है, ये थोड़ी रिएक्ट में जान डाल देता है देसी भाषा में। रिएक्ट में क्या है? रिएक्ट बस एक लाइब्रेरी है जो मैंने आपको बताया, जैसे इसमें 2-3 हुक्स हैं, 3 वो डिफ कर लेता है, वो आपको बस ये डिक्लेरेटिवली बताना है कि मेरे को क्या करना है। Next.js क्या करता है? Next.js कहता है कि अच्छा ठीक है, आपने वेबसाइट तो बना ली, अब इसको सर्वर साइड रेंडर कौन करेगा? सर्वर साइड रेंडर का क्या मतलब कि जब आप रिएक्ट में लिख रहे हो तो आप लिख जावास्क्रिप्ट में रहे हो, HTML तो आप लिख नहीं रहे, है ना। JSX वही बोला हमने कि जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जब पेज को लोड करते हो पहली बार तो HTML नहीं आता है जावास्क्रिप्ट। HTML का पेज होता है खाली, जो कि सर्च इंजन्स को पसंद नहीं है। मतलब सर्च इंजन्स जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन आपके यूजर साइड पे भी डिले होगा, सर्च इंजन को भी डिले होगा। तो Next.js कहता है कि हम छोड़ो भाई, हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी एग्जीक्यूट करते हैं और जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट को भी दे देंगे, मतलब पेज बना के, है ना। तो Next.js क्या करता है? एक ट्रिक करता है, स्टैटिक साइड जनरेशन या SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग थ्रू रिएक्ट ओनली। एंड इसमें क्या होता है? इसमें आपका पेज एकदम इंस्टेंटली खुलता है क्योंकि आपका HTML ऑलरेडी बना हुआ है और वही आ रहा है सर्वर से, है ना। प्लस यू डोंट लूज द बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट तो आपके पास है ही ऑलरेडी, उसमें तो आप कोड कर ही रहे हो, तो यू डोंट लूज द बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट। क्या? सिर्फ आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, डिसएडवांटेजेस कोई नहीं मिल रहे, सिर्फ एडवांटेजेस मिल रहे हैं। फिर ये आपको थोड़ी सी राउटिंग वगैरह भी दे देता है, फाइल बेस्ड राउटिंग। मतलब आप पेज का नाम लिख लो, वो नाम आपने वो फाइल बनाई और आपका राउट बन गया। अदरवाइज आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो आपको रिएक्ट राउटर वगैरह यूज करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फायदे Next.js देता है। इसके बाद अगर आपको कुछ सीखना है तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप सीखो Zustand। Zustand क्या है? Zustand एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। मैंने आपको यूज इफेक्ट, यूज स्टेट बोला ना, ये क्या है? एक रिएक्ट के कंपोनेंट का स्टेट है, ठीक है। रिएक्ट का अगर एक ये कंपोनेंट है, जैसे अगर ये रिएक्ट का ट्री है
तो इसमें होंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स, है ना। ये एक रूट कंपोनेंट है, फिर इसके 2 चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हर कंपोनेंट अपना अपना यूज स्टेट यूज कर रहा है ना। लेकिन सपोज इसको और इसको सेम डेटा चाहिए, कुछ डेटा शेयर करना है कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। अब क्या करें, या तो आप पूरी स्टेट इधर लेके जाओ लॉगिन वाली और फिर यहाँ से पास डाउन करो, है ना। पहले यहाँ से यहाँ पास डाउन करोगे, फिर यहाँ से यहाँ करोगे, यहाँ से यहाँ, 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 और यहाँ हो जाएगा कचरा। ये सब करना है। या तो एक ये तरीका है, या सेकंड तरीका ये है कि आप अपनी स्टेट को कर दो एक्सटर्नल, है ना, और फिर इन दोनों कंपोनेंट्स को दे दो डायरेक्ट एक्सेस, जो कि करता है जस्टैंड। ये क्या है, ये स्टोर जो है, ये स्टोर है जस्टैंड, ठीक है। इससे रिलेटेड, स्टेट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और चीज होती है रिएक्ट में, मतलब पढ़ने की जरूरत एज सच बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि वो रिएक्ट का एक नेटिव सॉल्यूशन है। लेकिन मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो जितना मैंने देखा है, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इंफीरियर है जस्टैंड जैसे सॉल्यूशन से। प्रो कॉन्स है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का कोई यूज ही नहीं है, यूज होता है। सर्वर साइड रेंडरिंग में तो स्पेशली ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां ये सॉल्यूशंस फेल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही लॉजिक है। इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पहली चीज, अगर आपको डेटा पास करना है तो आपको पूरा ट्री एक कॉन्टेक्स्ट में रैप करना है, ठीक है। सेकेंड चीज, आप वो डेटा अक्रॉस मल्टीपल, जैसे अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है, अगर ये कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ, तो आप इसका डेटा बाहर नहीं पास कर सकते, है ना। तो ये फुल्ली एक्सटर्नल स्टोर नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ट्री से एसोसिएटेड है रिएक्ट के, कि आपने कहां वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट घुसाया है। एंड सेकंड चीज कि अगर आप आउटसाइड ऑफ रिएक्ट कोई फंक्शन में आप कॉल कर रहे हो कोई चीज, तो भी आप मतलब रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एक्सेस नहीं कर सकते, जस्टैंड कर सकते हो। जस्टैंड हुक्स वगैरह देता है आपको। इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए टेलविंड। टेलविंड क्या चीज है, टेलविंड CSS, बस CSS ही है वैसे तो टेक्निकली, बट इट जस्ट हेल्प्स यू राइट CSS थोड़ा सा फास्टर। हम भी यूज करते हैं कोडडैम पे, इट्स गुड। इट्स अ यूटिलिटी बेस्ड टेलविंड, क्लासेस होती हैं उसमें। आपको CSS फाइल्स नहीं बनानी, CSS में वैल्यूज नहीं सोचनी कि मैं 4 पिक्सल लिखूं, 5 पिक्सल लिखूं, एक सिस्टम बन जाता है थोड़ा सा। टेलविंड आप पढ़ो, इसके बाद आप सीख लीजिए एक डेटा फेचिंग लाइब्रेरी, जैसे कि यूज SWR या फिर यूज क्वेरी, नो नॉट यूज क्वेरी, रिएक्ट क्वेरी। उसका हुक का नाम यूज क्वेरी होता है, बट ये रिएक्ट क्वेरी है, ठीक है। ये डेटा फेचिंग लाइब्रेरीज क्या करती है, आपको API कॉल्स करने में हेल्प करती है रिएक्ट में, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि कंपोनेंट के अंदर सीधा फेच मार दो या यूज इफेक्ट के अंदर मार दो, क्योंकि यूज इफेक्ट भी याद है 2 बार रेंडर होता है, हमने डिस्कस करा था जो। तो आपको यूजुअली लाइक ये जो हुक्स होते हैं ना, करते वैसे ये भी अंदर यूज इफेक्ट ही है यूज, ठीक है। आपको एक अंदर की बात बताऊं, सब लोग यूज इफेक्ट यूज करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि इनके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं थोड़े से। इनको पता है कि मैंने जैसे एक स्टोर बना रखा है, एक कि मैंने एक कॉल मार चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो मैं उसको दोबारा ना भेजूं, या वो कॉल कैंसिल करनी है, या वो कॉल को रीवैलिडेट करना है, म्यूटेट करना है, सब कुछ करना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा काम करके देते हैं। फंडामेंटली आप भी कर सकते हो जो करना है। ये वही बात है, जावास्क्रिप्ट वाली बात ही है ये। जो रिएक्ट ने जावास्क्रिप्ट को करा, वो रिएक्ट क्वेरी रिएक्ट के यूज इफेक्ट की नेटिव चीज को कर रहा है फेच करते हुए, समझ रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्शंस हमेशा ऐसे जो अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से। फाइनली एंड में जाते जाते मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको अपनी थोड़ी सैनिटी बना के रखनी है तो प्लीज़ टाइपस्क्रिप्ट भी सीख लीजिए। सब लोग DHH नहीं है दुनिया में, टाइपस्क्रिप्ट सीखो। टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअल एडवांटेज देता है कोड बेसिस में, आपको इंटेलिजेंस देगा, आपको पता चलेगा कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ एरर नहीं आ रहा। ESLint डालो, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है तो और बेटर है। अगर आपके पास मैक है या कुछ ऐसा है तो इन टूल्स के साथ काम करा करो। ये टूल्स थोड़े से हैवी होते हैं, डेवलपमेंट स्लो कर देंगे अगर आप थोड़े विंडोज कंप्यूटर पे हो या ऐसे थोड़े नॉन परफॉर्मेंट पे हो। लेकिन अगर आप एक थोड़े रिलेटिवली बेटर कंप्यूटर पे हो या आप कोडडैम IDE यूज कर रहे हो जहां पर ये टूल्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल, तो ये हेल्प करेंगे आपको, ये हेल्प करेंगे एरर्स पकड़ने में, बग्स पकड़ने में। तो वो सारी चीज़ें आप सीखो, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में सीखो, रिएक्ट के साथ सीखो कि रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट एक साथ कैसे यूज होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली प्रोजेक्ट्स वगैरह तो बनाते रहना ही है हमें, उसमें तो कुछ है नहीं। प्रोजेक्ट्स कोडडैम पे भी है, प्रोजेक्ट्स आप जनरली आपको कोई गेम बनाना है, कुछ करना है, वो सब बनाओ, वो सारी चीज़ें करो। ये आपका एक सॉलिड रोड मैप है React.js का, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कंटेंट बनाता रहूंगा। एंड करते हैं बात अगली वीडियो में।